ओके, हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स विच इज़ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के बाद हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ने वाले हैं जो फोर्थ चैप्टर होगा, और डिटर्मिनेंट्स के लिए जो फंडामेंटल है वो मैट्रिसेस है। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिसेस होता क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अ मैट्रिसेस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शंस अरेंज इनटू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्क्वायर ब्रैकेट ए ऑफ आई जे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मैट्रिसेस एक बॉक्स होता है, बॉक्स ऐसे दिखता है, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए आई जे, जिसके अंदर अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का। अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का। अब मैं बताता हूँ कि ये एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं। ठीक है, चलो मीन्स एक बॉक्स के अंदर ए आई जे टाइप के जो है एलिमेंट का कलेक्शन होता है जिसको हम मैट्रिसेस बोलते हैं। तो मैट्रिसेस कुछ भी नहीं होता है बल्कि एक अरेंजमेंट होता है। और अरेंजमेंट को कैसे रखा जाता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। मीन्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, लेकिन एक मैट्रिक्स मैंने लिखा है जहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट का अरेंजमेंट लिया हूँ। एक बॉक्स के अंदर कुछ एलिमेंट को मैंने लिख दिया है जिसको मैट्रिसेस नाम दे दिया गया है। दैट्स इट। इसको ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स ऑफ ए आई जे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। ये मैट्रिसेस आता कहाँ है सर? जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप जानते हो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये लोअर क्लासेस से आप पढ़ते आए हो। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है क्या? जैसे मान लो कोई मैं इक्वेशन लिखता हूँ 3 वेरिएबल का, 3x + 2y + z = 10। एक और इक्वेशन लिखता हूँ 2x - 9y + 2z = 11। एक और लिखता हूँ 3x + 2y - 5z = 20। ठीक है, तो ये क्या है? ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें 3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल x y z। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे कुछ कलेक्ट करना है, क्या कलेक्ट करना चाहता हूँ? कोफिशिएंट्स ऑफ x y z, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का अरेंजमेंट मैं करना चाहता हूँ। वो भी कहाँ करना चाहता हूँ? एक बॉक्स के अंदर। तो आप क्या करोगे? आपको दिख रहा होगा एक्स वाई जेड के जो भी कोफिशिएंट्स हैं इन तीनों इक्वेशन में, वो क्या है? 3 2 1 2 9 2 -9 2 3 2 -5। तो यहाँ पे लिख लो। जैसे मान लो अगर इसी कोफिशिएंट्स को मैं इस तरह अरेंज कर लूँ 3 2 1 2 -9 2 3 2 -5, ये क्या कहलाएंगे? ये एक मैट्रिक्स कहलाएंगे जिसको मैट्रिक्स ए नाम दे दिया गया। ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो बॉक्स ऑफ ए आई जे है, जहाँ पे आई और जे क्या है? आई एंड जे जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर, दोनों बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपको कुछ बॉक्स के अंदर कोफिशिएंट्स का कलेक्शन लेना है, वो मैट्रिसेस कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रिप्रेजेंटेड बाई बॉक्स ऑफ ए आई जे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जो भी आप कलेक्शन लेना चाहते हो किसी बॉक्स के अंदर, उसका ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, अलग अलग ऑर्डर के होंगे क्योंकि एलिमेंट तो बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर बड़ा होगा तो बॉक्स बड़ा होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर छोटा होगा तो बॉक्स छोटा होगा। तो इसका मतलब ऑर्डर भी फिक्स करना ज़रूरी है, मैट्रिक्स का ऑर्डर भी फिक्स करना ज़रूरी है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर इस बॉक्स के अंदर हम देखें तो 3 रोज़ हैं। 1 रोज़ को ऐसे बेसिकली ऐसे देखा जाता है, ये और ये 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। ये जो वर्टिकल हैं वो कॉलम कहलाते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो रोज़ कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये रहा रोज़, ये रहा कॉलम, 3 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम हैं। ठीक है, इसलिए इसको 3 × 2 का मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली अगर इन जनरल बात करें, इन जनरल मैट्रिक्स को जो है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको मैंने बताया है, यहाँ पे मैंने बताया है कि इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है बॉक्स ऑफ ए आई जे है। और अगर मान लो मुझे लिखना है m × n का मैट्रिक्स, m × n का मैट्रिक्स, तो कैसे लिखोगे? ये बहुत बड़ा मैट्रिक्स बनाओगे। यहाँ पे क्या होगा? A11 आएगा, यहाँ पे A12 आएगा, यहाँ पे A13 आएगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे A1n आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा? A21 आएगा, यहाँ पे A22, यहाँ पे A23,
यहाँ पे A2n आएगा, यहाँ पे एलिमेंट A31 आएगा, फिर A32 आएगा, फिर A33 आएगा, फिर डॉट डॉट A3n आएगा। अच्छा, अगर लास्ट वाली की बात करें, यहाँ पे AN1 आएगा, AM1 N1 नहीं AM1, ठीक है ना, फिर AM2 आएगा, फिर AM3 आएगा, लास्ट में क्या होगा, AMN आएगा। तो ये है M क्रॉस N का मैट्रिसेस, जहाँ पे M को क्या बोलते हैं, M को नंबर ऑफ रोज बोलते हैं, ठीक है, और N क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, M नंबर ऑफ रो होता है, N नंबर ऑफ कॉलम होता है। बेसिकली इसी को जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। मींस अगर हम ऑर्डर की बात करें किसी मैट्रिक्स का, वो क्या होगा, M क्रॉस N या M इंटू N, ठीक है, जहाँ M क्या होगा, पहला एलिमेंट क्या होगा, रो होगा, दूसरा एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ के बाद देखो, रो मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें वन रो हो, ठीक है, देख सकते हो ये जो मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ एक रो है, बाकी 4 कॉलम है। कॉलम कुछ भी हो, रो एक होना चाहिए। रो मैट्रिक्स अगर है तो उसमें सिर्फ 1 रो होना चाहिए। दिख भी रहा है 1 रो है। अगर ऑर्डर की बात करें, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 4, क्योंकि एक रो है और 4 कॉलम है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स में 1 कॉलम आएगा, देख सकते हो आप। इस मैट्रिक्स में क्या है, एक ही कॉलम है, रो कितने हैं, 1 2 3 रो हैं और 1 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 1 या 3 इंटू 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाए वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। देख सकते हो आप, मैंने एक मैट्रिक्स लिया है जिसमें ABCD एलिमेंट है, यहाँ पे 2 रो है एंड 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 या 2 बाई 2 या 2 इंटू 2, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आगे बढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, आपको पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स दिस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल 0 फॉर I नॉट इक्वल टू 0। I किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैं बता देना चाहता हूँ। I जो है नंबर ऑफ रो बताता है, J क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम बताता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो इस एग्जाम्पल में अगर मैं ये कहूँ कि ये कौन सा एलिमेंट है, बताओ आप। अगर हम Aij फॉर्म में लिखते हैं कि कौन सा एलिमेंट है, इसको रिप्रेजेंट करो, तो मैं कैसे देखूंगा, मैं देखूंगा कि ये जो एलिमेंट है वो सेकेंड रो में आ रहा है एंड सेकेंड कॉलम में आ रहा है, सेकेंड कॉलम में। तो ये जो एलिमेंट है इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिकली क्या, A22। क्यों, 2 क्या है, नंबर ऑफ रो, ये 2 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, तो ये A22 का मेंबर है। अगर मैं कहूँ कि -5 किस प्लेस पे आ रहा है, तो आप देख सकते हो ये 3rd रो में है एंड 3rd कॉलम में है, तो A33 होगा, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि ये 2 किस पोजीशन पे आ रहा है, तो आप देखोगे 1st रो एंड 2nd कॉलम, तो ये 2 जो है, ये 2 1st रो में है एंड 2nd कॉलम में है, तो A12 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिंबल से जो है सारे एलिमेंट्स को दिखा दिया है। अब पोजीशनिंग आप कर सकते हो। अगर मैं ये कहूँ कि A33, ये A33 कहाँ पाया जाएगा, 3rd रो एंड 3rd कॉलम में। अगर मैं ये कहूँ कि A32, ये कहाँ पाया जाएगा, 3rd रो में एंड 2nd कॉलम में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार और पढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स दिस इज कॉल्ड डायगोनल। Aij 0 है जहाँ I j के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ कि I j के इक्वल कहाँ होता है, इसको ध्यान से देखो। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो डायगोनल है, ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है, 2 डायगोनल होते हैं। स्क्वायर में वैसे भी 2 डायगोनल होते हैं। ये रेक्टेंगुलर है क्योंकि m और n अलग हो सकता है, ठीक है। m नंबर ऑफ रो है, n नंबर ऑफ कॉलम है। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तब स्क्वायर मैट्रिक्स,
और अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। याद रखना, अगर m n के इक्वल है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, और m अगर नॉट इक्वल टू n है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या है, डायगोनल है। तो यहाँ पे देख सकते हो डायगोनल में जो भी एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे मान लो यहाँ ऑब्जर्व करें A22, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या इक्वल है, इसका मतलब I इक्वल जे है। ठीक है, और अगर हम नॉन डायगोनल एलिमेंट की बात करें, जैसे कि इसको ले लें, मान लो A13 को ले लें, तो A13 में क्या है, रो क्या है 1 है, कॉलम क्या है 3 है, ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का मेंबर है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये I जो है J के इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो बस बेसिकली यही बोला है, यहाँ पे देखो यही बोला है कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि Aij 0 होगा, Aij 0 होगा कब, फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, जहाँ पे I J इक्वल नहीं होगा उसके एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, एग्जाम्पल देखो डायगोनल मैट्रिक्स का। जैसे मान लो आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो ये है कि पहले तो इस मैट्रिक्स जो होगा, मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, जिसमें Aij जो एलिमेंट हैं वो 0 होने चाहिए, कब, फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, ये याद रखना। तो I नॉट इक्वल टू J कहाँ होता है भाई, डायगोनल वाले तो वो एलिमेंट होते हैं जहाँ पे I इक्वल J होता है। तो एक चीज़ तो हमेशा याद रखना कि जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे, मान लो ABC, मान लो 3x3 का मैंने मैट्रिक्स ले लिया, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल है। तो ABC अगर डायगोनल एलिमेंट मैंने ले लिया तो आपको पता है कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं या इक्वल भी हो सकते हैं, वो केस वाइज अभी मैं डिस्कस करूँगा। इसके अलावा जो भी Aij होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि जब I J के इक्वल नहीं होगा तो वो एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। इसका मतलब ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ये किसका एग्जाम्पल है, डायगोनल मैट्रिक्स का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स वो होते हैं, बेसिकली ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होते हैं। फर्क क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो इक्वल आते हैं। देखो A 0 0 तो है तो स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है। फर्क क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल आने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने क्या लिया है, ABC यूज़ किया है। अगर मैं इसी डायगोनल मैट्रिक्स में क्या करूँ, हर जगह A ले लूँ, A और बाकी एलिमेंट को सेम 0 0 0 0 0 0, तो ये क्या होगा, ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे मान लो 2x2 का मैट्रिक्स मैं ले लूँ, यहाँ पे मैं 2 2 कर दूँ या 3 3 कर दूँ, 3 3 कर दूँ और यहाँ 0 0 ले लूँ, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल जो एलिमेंट हैं वो क्या है, इक्वल है, इसलिए ये क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, तो बस ये याद रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप देख सकते हो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट्स इज बिकम 1। अगर डायगोनल एलिमेंट जो है 1 बन जाए, 1 1 1, तो क्या होगा, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। दैट्स इट। मतलब है तो वो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मान लो मैंने 4x4 का जो है एक मैट्रिक्स ले लिया, 4x4 का मैंने एक मैट्रिक्स अगर ले लिया, तो आप देख सकते हो 4x4 का अगर मैट्रिक्स मैंने ले लिया तो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है तो क्या करना होगा, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1। ठीक है, बाकी जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। बाकी जितने भी एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे, सब 0 होंगे। ठीक है,
सारे एलिमेंट क्या होंगे, ज़ीरो। तो जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो 1 होंगे, बाकी एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। नाम से भी क्लियर है, आइडेंटिटी का मतलब 1 1 1। ठीक है, तो जो डायगोनल होते हैं वो क्या होंगे, 1 1 1 होंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। यहीं पे मैं बता देता हूँ, एक है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल। ठीक है, दूसरा क्या है, ये तीनों जो है लगभग सिमिलर है। दूसरा क्या है, स्केलर है। तीसरा क्या है, आइडेंटिटी। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं ले लूँ इन तीनों के लिए। डायगोनल क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स छोटा छोटा बनाता हूँ। डायगोनल का मतलब 2x2 का मैं अगर कोई मैट्रिक्स ले लूँ तो डायगोनल का मतलब जैसे 1 2 मैंने ले लिया और यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया। इसमें क्या है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये, उसमें जो एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट वो अलग अलग है। ठीक है, इस कलर में क्या फ़र्क होगा, ठीक है, सब कुछ सेम होगा, बट ये जो डायगोनल एलिमेंट है मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लो अगर 2 2 ले रहे हो 2 2 लेना, 3 3 अगर ले रहे हो तो 3 3 होगा, मतलब ये दोनों सेम होंगे। आइडेंटिटी वाले में क्या होगा, ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 होंगे, दैट्स इट। तो बस यही फ़र्क है, ये आइडेंटिटी हो गया, ये स्केलर हो गया और ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब जितने भी एलिमेंट आए मैट्रिक्स में अगर वो सब जीरो हैं तो क्या होगा, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, सिंपल है। अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने वाली बात ये है कि अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर, एक तो ट्रायंगल जैसी फीलिंग आनी चाहिए क्योंकि ट्रायंगुलर की बात कहा है। मैट्रिक्स खैर हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अब देखो यहाँ पे दो मैंने मैट्रिक्स बनाया है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करेंगे, यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो अपर मैट्रिक्स एंड लोअर मैट्रिक्स, बस ये ध्यान देना है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ए आई जे जीरो तब होगा किसके लिए, फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, जहाँ पे एलिमेंट की वो पोजीशनिंग होगी जहाँ पे आई की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम, वहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे वो जीरो होंगे। तो आप देख सकते हो, अब देख सकते हो यहाँ पे ये कौन सा एलिमेंट है। अगर मैं इस जीरो की बात करूँ तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। मतलब इसकी पोजीशनिंग क्या है, A21 है, A21, 2 आई का पोजीशन है एंड 1 जे का पोजीशन है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आई क्या है, जे से ग्रेटर है। तो ये एलिमेंट आई ग्रेटर देन जे को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक डॉट 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 करके बनाया है, ट्रायंगल जैसी फीलिंग आ रही होगी। ये मतलब इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, जीरो एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर में नीचे जीरो बनेगा और लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर जीरो बनेगा, बस यही फर्क है। ये अपर ट्रायंगुलर हो गया, ये लोअर ट्रायंगुलर हो गया। अपर ट्रायंगुलर में नीचे जीरो बनेंगे, मतलब डायगोनल के छोड़ के, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जीरो जो एलिमेंट आएंगे वो नीचे आएंगे। मतलब नीचे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा जिसमें जो है एलिमेंट क्या आएंगे, 0 0 0 बनेंगे। और लोअर ट्रायंगुलर में क्या होंगे, ट्रायंगल ऊपर बनेगा जिसमें 0 0 और 0 आएगा। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के। यहाँ पे देख सकते हो कि लोअर ट्रायंगुलर में ए आई जे जीरो इक्वल होगा, किस लिए, फॉर ऑल जे ग्रेटर देन आई के लिए। जे ग्रेटर देन आई का मतलब जहाँ पे वो एलिमेंट जिसकी पोजीशनिंग में नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो हो, वो क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, अब देख सकते हो अगर मैं इस जीरो की बात करूँ, इस जीरो की बात, तो ये क्या होगा, ये थर्ड कॉलम में है एंड फर्स्ट रो में है। मतलब इसकी पोजीशनिंग क्या है, ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में है। तो ये क्या है, A13 का मेंबर है, A13 का मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जे का मतलब कॉलम है, तो कॉलम क्या था, इसके लिए 3 था। और आई का मतलब रो क्या था, इसके लिए 1 था। तो 3 ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसका मतलब कि लोअर ट्रायंगुलर में जीरो ऊपर बनने वाला है और अपर ट्रायंगुलर में जीरो सारे नीचे बनने वाले हैं, दैट्स इट। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि बेसिकली इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिसेस होंगे जिनके ऑर्डर सेम होंगे और जिनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। आप देख सकते हो मैंने क्या बनाया है, दो मैट्रिसेस लिया है जिनका ऑर्डर सेम है, ये भी 2x2 का हैं, ये भी 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। पहली बात ऑर्डर सेम, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। देखो 2 2 5 5 3 3 7 7। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे मैं लिख भी देना चाहता हूँ, ये बेसिकली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है क्या, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है। ठीक है, ग्रीन यूज़ कर लेता हूँ मैं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। हालांकि दो और टाइप के मैट्रिसेस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है, एक वर्टिकल मैट्रिक्स होता है। ठीक है ना, तो मैं एक एक एग्जांपल बता ही देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि छूट जाए मेरे तरफ से और आप तो कहीं से पढ़ लो। ठीक है, कि ये भी होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखो एक होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है, और एक होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। इन दोनों में फ़र्क क्या है, बस इस वर्ड को ध्यान दो, इस वर्ड पे जो है फोकस करो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रेटर हो, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बड़ी हो, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा, और अगर वर्टिकल लाइन बड़ी हो तो वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। बस ध्यान यही देना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स बनाता हूँ, ये कलर यूज़ कर लेता हूँ, रेड रेड रेड। देखो मैं एक मैट्रिक्स बनाया, मैंने एक मैट्रिक्स बनाया और यहाँ पे 2 है, 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 1 2 3 मैंने ले लिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, 2 रो हैं एंड 3 कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है, वो क्या ग्रेटर है नंबर ऑफ रो के, नंबर ऑफ रो के। आप देख सकते हो, ठीक है, कि जो नंबर ऑफ कॉलम है वो क्या है, ग्रेटर है नंबर ऑफ रोज के। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल विड्थ है ना वो ज़्यादा है, इसलिए ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अच्छा वर्टिकल में क्या होगा, अब ये विड्थ ज़्यादा होगा, ये वाला जो लेंथ है ये ज़्यादा होगा। तो अगर मैं कोई मैट्रिक्स बनाता हूँ जहाँ पे नंबर ऑफ रो ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे 2 3 4 5, यहाँ पे मैं ले लूँ 1 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8। आप देख सकते हो कि ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 4 क्रॉस 3, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ रो है वो ग्रेटर है नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है ना, इस केस में क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो वर्टिकल लाइन ज़्यादा बड़ा है, मतलब रो ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ज़्यादा है, इसका मतलब कॉलम क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, रोज से। बस इतनी सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा मैट्रिक्स चल रहा था, तो अलजेब्रा मैट्रिक्स में एडिशन सब्सट्रैक्शन और 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, बशर्ते वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ठीक है, 2 मैट्रिक्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। ठीक है, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, इस पर थोड़ा विचार विमर्श कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, इसमें जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव। अगर A एंड B आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन A प्लस B प्लस A के बराबर होता है। देखो 2 मैट्रिक्स अगर A और B हैं, वो दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो A प्लस B करो या B प्लस A करो, दोनों से वैल्यू क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही होता है, A प्लस B अगर B प्लस A के इक्वल है तो ये प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। ओके, एसोसिएटिव क्या होता है, अगर 3 मैट्रिक्स, मैंने अगर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, ठीक है, या फिर 3 ऐसा मैट्रिक्स लिया जिनके ऑर्डर सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो फर्स्ट 2 मैट्रिसेस को ऐड करो, देन आफ्टर थर्ड मैट्रिक्स को ऐड करो, या फिर
सेकेंड एंड थर्ड को पहले ऐड करो, फिर फर्स्ट के साथ ऐड करो, दोनों से जो वैल्यू आने वाले हैं वो सेम आने वाले हैं, ठीक है ना। दोनों से जो आंसर आने वाला है, यहाँ भी मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि तीन मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करते हो तो मैट्रिक्स ही फॉर्म होगा। इन तीनों मैट्रिक्स को अगर ऐड करते हैं तो मैट्रिक्स ही फॉर्म होगा। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों जो है इक्वल आएंगे। और दो मैट्रिक्स इक्वल कब आते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टिंग ऑफ आइडेंटिटी। अच्छा, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। इसको मैं यूं करके एंड यूं करके कवर कर दिया, ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ पे देखो, एग्जिस्टिंग ऑफ आइडेंटिटी। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था आपको वहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन में, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन में जब मैं बता रहा था आपको आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए क्या था, जीरो एलिमेंट था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। ये जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है, जिसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स में होता क्या है, सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के साथ ऑपरेट करने पे वो मैट्रिक्स खुद मिलता है तो जीरो क्या होगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए जो आइडेंटिटी होता है वो जीरो मैट्रिक्स होता है, याद रखना इस चीज़ को। किसी भी मैट्रिक्स के लिए जो आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, वो क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है, दैट्स इट, ठीक है। जैसे बहुत सिंपल है यार, मान लो कोई मैट्रिक्स ले लो, मन किया 2 3 4 5 लेने का, ठीक है। इसको अगर जीरो मैट्रिक्स के साथ हम ऐड करते हैं, जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो आप नल मैट्रिक्स जो लेंगे, जो जीरो मैट्रिक्स होगा उनका, उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 ही होगा। तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। ऑफकोर्स इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ऐड कैसे होता है, दो मैट्रिसेस ऐड कैसे होते हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ऐड होने के बाद क्या देंगे, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 + 0 4, 5 + 0 5। देख सकते हो, अगर ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स अगर ए है तो आपको फाइनली क्या मिला, ए ही मिला। तो वही बताता है ये जो जीरो मैट्रिक्स होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, बस प्रॉपर्टी है, काम नहीं आएगा आपके। एग्जिस्टिंग ऑफ इनवर्स, इनवर्स, अच्छा इनवर्स क्या होता था वहाँ पे। इनवर्स वहाँ पे क्या होता था, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि वो कौन सा एलिमेंट है जो किसी एलिमेंट पे ऑपरेट करने के बाद उस सिस्टम की आइडेंटिटी दे दे। तो यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स में जो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, वो जीरो मैट्रिक्स है। तो अगर ए एक मैट्रिक्स है और उसका -a ले लें और उन दोनों को ऐड करें तो क्या मिलने वाला है, नल मैट्रिक्स मिलने वाला है, मतलब जीरो मैट्रिक्स मिलने वाला है। तो यहाँ पे ए का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, -a होगा, ठीक है। तो ये इनवर्स एलिमेंट है, ए मैट्रिक्स का जो इनवर्स एलिमेंट होगा या जो इनवर्स मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, -a होगा, दैट्स इट। अगला प्रॉपर्टी यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ में अगर a + b एक मैट्रिक्स है, a + c दूसरा मैट्रिक्स है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है और ये a और a दोनों सेम है, तो आप देख सकते हो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। मीन्स आंसर क्या मिलने वाला है, b = c, b = c, a और a कैंसिल आउट होगा। अच्छा, चूंकि a लेफ्ट में है b के, यहाँ पे a c के लेफ्ट में है, इसलिए अगर कैंसिल आउट करते हो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। अगर यही ए राइट में होता, यहाँ ए राइट में होता, राइट से अगर कैंसिल आउट करते तो राइट कैंसिलेशन लॉ होता, ठीक है। बस इतना ही अंतर है, बट वर्ड वगैरह है, वर्ड में उलझने की जरूरत नहीं है। बस इतना जानो कि दो मैट्रिक्स है, दोनों में एक मैट्रिक्स कॉमन है तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं वो अब है मल्टीप्लिकेशन बाई अ स्केलर। किसी मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर के एंड एल से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, जो भी करें, ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा मैट्रिक्स के अंदर। तो ये 5-6 प्रॉपर्टी है, इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है, 1 बाई 1। देखो जैसे यहाँ पे के एक स्केलर है, स्केलर का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
और ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स दो मैट्रिक्स अगर ऐड हुए हैं तो उनके ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे, ये अंडरस्टूड है। तो अगर के किसी स्केलर को ए प्लस बी पे ऑपरेट करते हैं तो क्या होगा, के ए प्लस के बी। के क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा, के बी क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। पहली बात तो ये जान लो आप, मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसका नाम ए दे दो, और मैं निकालना चाहता हूँ 5A, ठीक है। तो 5A निकालते टाइम पे क्या होगा अगर आप किसी मैट्रिक्स को 5 मीन्स ये स्केलर है, यही के है, अगर 5A करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, 5 को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या आने वाला है 5, यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ पे क्या आएगा 15, यहाँ पे क्या आएगा 20। तो 5A किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। यही सारी प्रॉपर्टी वगैरह जो है यहाँ पे देखना है, जो कि बहुत सिंपल है। के एक स्केलर है जो अगर ए प्लस बी पे ऑपरेट किया जाए तो के प्लस के बी के इक्वल आता है, हमेशा होगा, ठीक है ना। आप किसी भी दो मैट्रिक्स को लेके और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये रिजल्ट आपस में इक्वल आएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, के प्लस एल मतलब दो क्या है, स्केलर है, दो स्केलर को अगर किसी मैट्रिक्स पे ऑपरेट करें तो क्या होगा, के प्लस एल ए, ठीक है। सिंपल अलजेब्रा रूल मैट्रिक्स में भी होल्ड कर रहा है, देख सकते हो आप। अच्छा, के इंटू एल इंटू ए है, ठीक है, तो किसके इक्वल होगा, के एल ए। याद रखना, याद क्या रखना है आपको, ये जो ए है, जो मैट्रिक्स है, वो अपना पोजीशन जो है चेंज नहीं करेगा। आज भी देखो वो थर्ड पोजीशन में है, तब भी वो थर्ड पोजीशन में होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अंतर क्या होगा, के इंटू एल ए है, और क्या हो सकता है, एल इंटू के हो सकता है, लेकिन ए की पोजीशन थर्ड पोजीशन पे ही रहेगी। याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि मैट्रिक्स में ऑर्डर का जो है बहुत ही प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, माइनस के का मतलब जैसे -2 -5 को अगर मल्टीप्लाई कर दें ए से तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा, कि आप अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस को बाहर ले जाओ मैट्रिक्स के, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, मैंने बताया था। और ज़रूरी नहीं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का ही होगा, 2x2 का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप बना सकते हो, ठीक है। किसी भी ऑर्डर का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हो। जैसे मान लो मैं 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना चाहता हूँ, तो क्या होगा, 1 0 1 0, ये 2x2 का हो गया। अगर आपको 3x3 का लिखना है, ठीक है, तो बस क्या करो, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, बाकी 0 0 0, फिर यहाँ 0 0 0, ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है आई, वो किसी भी मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये -1 है, माइनस आई नहीं है, -1 है। अगर -1 को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो -A आपका आंसर होगा, ठीक है। चाहो तो माइनस मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ये सारी बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है फाइनली हम लोगों को, ठीक है। कैसे जो है अलजेब्रा ऑपरेट करते हैं 2 या मोर देन 2 मैट्रिसेस पे, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह तो हो गया, ये सारी जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसको जो है हम लोग बारंबार करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स में क्या होगा, एक मैट्रिक्स ये, एक डब्बा, दूसरा मैट्रिक्स ये, दूसरा डब्बा, बी 2 मैट्रिसेस, देन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए बी। अब देखो, जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस p। देन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी को, ए एंड बी को, तो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, ए बी से रिप्रेजेंट होते हैं। अब देखो, दो मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन रो बाई कॉलम चलता है। रो वाले एलिमेंट को कॉलम वाले एलिमेंट से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। रो वाले एलिमेंट को कॉलम वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब फर्स्ट मैट्रिसेस के जो रो वाले एलिमेंट होंगे वो सेकंड मैट्रिसेस के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे। ऐसे ही रो बाई कॉलम ही मल्टीप्लिकेशन में चलता है, ठीक है। ओके,
अभी ये सब है, हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दो मैट्रिसेस को और कब ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्या हम किसी भी ऑर्डर के मैट्रिसेस को रैंडमली मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। आप तभी मल्टीप्लाई कर पाओगे जब आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे, ठीक है ना। पहले प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ओके, तो ये रहा प्रॉपर्टी। बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है। अब पहले मैं ये बता दूं आपको, पहले आप ये समझ लो कि हर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो आप। किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में इन जनरल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो मल्टीप्लाई तभी होगा जब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई तभी होंगे जब ये m क्रॉस n का हो और ये n क्रॉस p का हो। मीन्स फर्स्ट, ये तो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है आपका फर्स्ट, और ये सेकंड मैट्रिक्स है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम, वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो जाए। याद रखना, दो मैट्रिक्सेस को आप मल्टीप्लाई तभी कर पाओगे, ये मान लो ए है और ये रहा आपका बी, दो मैट्रिक्स को आपस में तभी मल्टीप्लाई करोगे जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा सेकंड के नंबर ऑफ रोज के, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर आप ये कहो कि सर यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ 2 3 4 5, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स से। तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप गौर फरमाओ, इसके पास कॉलम क्या है? 2 ही कॉलम है और इसके पास रो कितने हैं? 3 हैं। तो 2 नॉट इक्वल टू 3 होता है। मीन्स फर्स्ट का जो कॉलम है वो सेकेंड मैट्रिक्स के रो की इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर यही ऐसा होता कि फर्स्ट मैट्रिक्स होता 2 4 3 5 मीन्स 2 क्रॉस 2 का, और सेकेंड जो मैट्रिक्स होता वो होता 2 क्रॉस 3 का, ऐसा कुछ 2 3 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, ठीक है। आप देख सकते हो ये इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। यहाँ देख सकते हो इन दोनों में जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसका जो कॉलम है वो क्या है? 2 है, और सेकंड जो मैट्रिक्स है इसका जो रो है वो 2 है। तो यहाँ पे जो कॉलम है इसके रो के इक्वल है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। बस यही मैं समझाना चाह रहा था आपको। प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोल रहा है? ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। हमेशा ये होगा, ठीक है। कभी कभी कुछ केस में ए बी बी ए के इक्वल होगा, अदरवाइज इन जनरल ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है। मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, नॉट कम्यूटेटिव। और आप इसके ठीक पहले अभी देखे हो आप कि जो एडिशन होता है, एडिशन वो कम्यूटेटिव होता है। मतलब ए प्लस बी या बी प्लस ए करो, दोनों आपस में इक्वल आएंगे, हमेशा आएंगे। बट मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं होगा, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। ये याद रखना है। थर्ड एसोसिएटिव होता है, ठीक है। किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करो फिर फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का आंसर क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रखता है। ए बी प्लस सी इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी के। अच्छा, ए इंटू जीरो का मतलब क्या है? ये जीरो नल मैट्रिक्स है। तो अगर किसी मैट्रिक्स को अगर हम नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आने वाला है वो नल मैट्रिक्स होगा। याद रखना इस चीज़ को। किसी भी मैट्रिक्स को अगर नल मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या मिलने वाला है? नल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डन रो बाई कॉलम। मैंने जैसे आपको समझाया था कि हमेशा रो बाई कॉलम ही मल्टीप्लाई करेंगे, रो बाई कॉलम ही मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स को हमेशा रो बाई कॉलम ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सीखते हैं कि
क्वेश्चन से कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, कैसे एडिशन होगा, कैसे हम लोग ऑपरेट करके जो है अलग अलग आंसर पाएंगे वगैरह वगैरह। अभी ये सब डेफिनेशन पार्ट है, अच्छे से समझ लो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डन बाई रो बाई कॉलम, ठीक है। इफ ए इंटू बी इक्वल 0, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 होता है देन इट डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट ए इक्वल 0 और बी इक्वल 0 और बोथ आर 0। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कभी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर एक नल मैट्रिक्स आए तो इसका ये मतलब कभी नहीं होगा कि या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा या दोनों 0 होंगे। ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, ये एग्जाम्पल ही है, ठीक है। आप एग्जाम्पल से देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, दूसरा मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। ये दोनों क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि देखो 1 आ गया है, यहाँ भी 1 आ गया है। तो ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है, ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। तो याद रखना कि जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक नल मैट्रिक्स आए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा या दोनों 0 होंगे। इस केस में आप देख सकते हो कि दोनों क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, बट इनका प्रोडक्ट क्या आया है, नल मैट्रिक्स आया है, ठीक है। आखिरी प्रॉपर्टी, अगर किसी मैट्रिक्स को उस ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आने वाला है, वही मैट्रिक्स आने वाला है, ठीक है, वही मैट्रिक्स आने वाला है। अब इन सारी प्रॉपर्टी को जो है हम लोग क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। पहले तो हम आपको ये सिखा दें कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूँ कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 3 क्रॉस 3 का, एलिमेंट ले लो, अपना मन पसंदीदा जो है, जो भी एलिमेंट छोटा मोटा आपको समझ में है वो ले सकते हो। तो 2 1 3 3 2 4 3 2 4 मैंने ले लिया, और भी छोटा छोटा ले लो आप, जैसे कि -1 ले लो, फिर 1 ले लो, ठीक है, और उसके बाद 2 मैं ले लूँ, ठीक है। आगे एक और मैट्रिक्स ले लो B, अब ये मैं ले रहा हूँ 1 3 -3 2 2 5 2 2 5। ऑर्डर लिखते हैं, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, 3 रो है एंड 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। अब आप देख सकते हो, अब आप पूछ सकते हो पहला क्वेश्चन, क्या ए बी एग्जिस्ट करेगा, ए बी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल करेगा, ठीक है। क्यों करेगा ऐसा, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने क्या बताया था कि ए बी तभी एग्जिस्ट करेगा जब पहले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है, कलर चेंज करते हैं, पहले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब ए बी पॉसिबल है। अगर ए बी पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है वही समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया 2 3 -1 1 2 1 3 4 2, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, कलर चेंज, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 3 -3 2 2 5 से, ठीक है। तो मैंने बताया था कि आपको मल्टीप्लाई जो करना है वो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, उसके लिए मैंने बताया था कि आपको कैसे चलना है, आपको रो बाय कॉलम चलना है, ठीक है। अच्छा, ये इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। तो फाइनली जो है जो आपका रिजल्टेंट आने वाला है मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। भाई ये तो कैंसिल हो गया, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनने वाला है। मीन्स जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या आने वाला है, उसका ऑर्डर आने वाला है 3 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 2 बचा है, ठीक है। भाई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो की इक्वल हो, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 3 क्रॉस 2,
तो जो रिजल्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलने वाला है उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3x2 होगा। याद रखना इस चीज़ को। और मैंने बताया था कि मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रूल चलता है वो क्या होता है, रो बाई कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है उस पर दिमाग लगाओ। तो मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ पहले, बड़ा सा, ठीक है। अब इसके एलिमेंट को मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो करना क्या रहता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, क्या आएगा 2 × 1। मैं पहला लिख देता हूँ 2 × 1। फिर क्या करोगे, प्लस करोगे बीच में। फिर 1 × 3, 1 × 3 प्लस 3 × -3। पहले मैं लिख देता हूँ 3 × -3, ठीक है। अब फर्स्ट रो हो गया। अब सेकेंड रो चलेगा, रो बाई कॉलम चलेगा, रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। याद रखना, एक एक साथ सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे अब मैं सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो 3 × 1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 × 1। चलो लिख ही दो ताकि समझ में आए बच्चों को। प्लस 2 × 3, 2 × 3 प्लस 4 × -3, 4 × -3, ठीक है। अब ये वाला रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो -1 × 1, -1 × 1 प्लस, ठीक है। फिर 1 × 3, 1 × 3 प्लस 2 × -3, 2 × -3, ये हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपने हर रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब सारे रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। तो अब जगह चूँकि कम है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब देखो फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम मीन्स अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो डायरेक्ट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, कितना आएगा 4, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो कितना आएगा 2, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, कितना आएगा 15, हो गया। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 3 मल्टीप्लाई होगा 2 में 6, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 2 में 4, 4 मल्टीप्लाई होगा 5 में 20, प्लस का 20। फिर थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, माइनस मल्टीप्लाई होगा 2 में तो -2, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 में तो प्लस का 2, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 में तो प्लस का 10, ठीक है। बस फाइनली जो है अब इसी को क्या करना है, सिंप्लीफाई करके लिख देना है, वही आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 5, ये हो गया -9। तो ये 5 - 9 कितना होगा 4 होगा, 9 - 5 4, ठीक है ना। अच्छा ये 3, ये 6, 9 हो गया और ये कितना है -12, तो कितना आने वाला है -3। ये -1 + 3 कितना होगा, -1 + 3 + 2 और ये -6 -4 आने वाला है, ठीक है। अच्छा ये 4 2 6 6 15 21, 6 4 10 30 हो गया। ये -2 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 बचा। तो आप देख सकते हो फाइनली जो है जब हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं पूरा, जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट आया है उसका ऑर्डर क्या है 3x2, जैसे मैंने बताया था यहाँ ऊपर, ठीक है। तो इतना ही सिंपल है, रो बाई कॉलम के हिसाब से चलो और मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लो, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, जिसमें ये सारी प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडिशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मल्टीप्लिकेशन है, याद रखना इस चीज़ को। अगला टाइटल है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। तो अच्छे खासे प्रॉब्लम जो है आप डेफिनेशन पार्ट अच्छे से देख लेना, समझ लेना, ठीक है ना। कल हम इससे रिलेटेड 1 2 3 4 प्रॉब्लम करा देंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अगली वीडियो में मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। 3rd चैप्टर है, 4th चैप्टर जो है डिटर्मिनेंट है।
तो बेस आप स्ट्रॉन्ग कर लो मैट्रिसेस से, उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट 12th का सबसे आसान चैप्टर है, इसलिए आप इसमें जो है फुल मार्क्स पा सकते हो। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करो फोकस्ड होके, एंजॉय करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।